हाँ, नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube परिवार बायोलॉजी विद आरती यादव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी लोगों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो सूचना जारी हुई है वो दीदी ने अपनी वीडियो में बनाकर आप तक भेजी है, उसको ध्यान से देख लें और उसकी जो भी उसकी ज़रूरी बातें हैं उनको ध्यान से समझ लें। साथ ही साथ आप लोगों से ये गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव को आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप सभी लोग इस चैनल के प्रति बहुत ज़्यादा समर्थन प्रदर्शित करें। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लिया करें। बेल आइकन को दबाने से होगा क्या कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो इन्हें शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। चलिए साथियों, आज बात करते हैं हम एक न्यू टॉपिक की। न्यू टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, न्यू टॉपिक के बारे में हर एक चीज़ को समझाते हुए चलेंगे। आज का जो हमने एक टॉपिक रखा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत ही अच्छा है। हर प्रकार से आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे अध्याय के बारे में जिसके बिना हो सकता है कि जिसके बिना आप आगे की चीज़ों को आसानी से नहीं समझ पाओगे। जो आपने टॉपिक पढ़े हैं वो भी आसानी से नहीं समझ पाओगे। इस चीज़ को एक बार ज़रूर पढ़ लें। तो चलिए साथियों, आज हम बात करते हैं एक नया टॉपिक आपको लेकर चल रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है गति। जिस टॉपिक का नाम है गति। अंग्रेजी भाषा में इसी टॉपिक को मोशन कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसी टॉपिक को मोशन कहा जाता है। मोशन की बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे ही अपनी बात कर लेते हैं मोशन को समझाने के लिए। ध्यान से समझना है। मोशन को समझने के लिए हम सभी लोग विचार करते हैं और अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं। हम सभी लोग जब अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं तो हम वहीं से समझ पाते हैं कि कौन सी चीज़ गति में है और कौन सी चीज़ मोशन में नहीं है। जो चीज़ मोशन में नहीं होती है उस चीज़ को हम एक अलग स्टेट में देखते हैं। उस स्टेट को हम नाम दे रखते हैं कि ये जो है रेस्ट की पोजीशन में है। तो देखो, संसार में हमने घूमा, देखा, जाना, तो हमको क्या हुआ, इस बात का ज्ञान हुआ कि संसार में जो भी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, चाहे छोटी चीज़ें हो चाहे बड़ी चीज़ें हो, वो सब की सब दो ही स्टेट में देखने को मिलती हैं। दो पोजीशन होती हैं उनकी। एक पोजीशन आप लोगों को हम बताएं वो होती है मोशन की और दूसरी पोजीशन जो होती है रेस्ट की पोजीशन। इन दो पोजीशनों में संसार की सभी चीज़ें आपको मिलती हैं। अब विचार करते हैं, संसार की सभी चीज़ें मोशन में ही मिलती हैं। ऐसा क्यों है? तो ध्यान से समझें। सही बात तो ये है कि संसार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मोशन में न हो। पूरी की पूरी दुनिया मोशन में है। हर एक ग्रह घूम रहा है, उपग्रह ग्रह के चक्कर लगाता है, छोटा ग्रह बड़े ग्रह के चक्कर लगाता है। इस प्रकार बाकी सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है, ये भी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी की सतह पर हम सब लोग हैं, जितने भी सजीव हैं सब पृथ्वी की सतह पर हैं। तो पृथ्वी जब चक्कर लगाती है, पृथ्वी जब घूमती है और जो भी सजीव हैं या निर्जीव हैं सब के सब पृथ्वी की सतह पर हैं, तो क्या विचार कीजिए, क्या पृथ्वी के साथ हम नहीं घूम रहे हैं? तो पृथ्वी के साथ हम लोग भी घूम रहे हैं। अर्थात सब के सब कैसे हुए, किस अवस्था में हुए? सब के सब गति की अवस्था में हुए, जिस अवस्था को नाम दे रखा है गति अवस्था, अर्थात मोशन अंग्रेजी भाषा में कहें तो साथियों, फिर भी हम लोगों को ये ज्ञात करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि कौन सी चीज़ विराम अवस्था में है और कौन सी चीज़ गति अवस्था में है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब सबके सब पूरा का पूरा ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, हर एक ग्रह घूम रहा है, हर एक ग्रह घूम रहा है, तो फिर दुनिया में ऐसी कोई चीज़ बची ही नहीं जो मोशन में है। फिर ये विराम अवस्था और गति अवस्था, इन दोनों का डिवाइडेशन कैसा? इन दोनों का डिवाइडेशन कैसा? इस चीज़ को ज़रा समझ लेते हैं। तो देखिए, अभी हम समझ के गए हैं कि संसार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो गति अवस्था में न हो।
लेकिन फिर भी हमको विभाजन करना पड़ता है। हम चीज़ों को बांटते हैं विराम अवस्था और गति की अवस्था में। किस प्रकार चीज़ों को बांटते हैं? हम लोग इस प्रकार चीज़ों को बांटते हैं। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा जिस शब्द का नाम है पर्यावरण। जिस शब्द का नाम है पर्यावरण। पर्यावरण को डिफाइन करने की जरूरत पड़ जाए तो आप सभी लोग इसे परिभाषित कर सकते हैं और भली बात जानते होंगे। वैसे पर्यावरण की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जाती है। पर्यावरण को इस प्रकार समझा जाता है कि कोई एक व्यक्ति सजीव है या कोई सजीव है। एक सजीव को उसके चारों ओर, एक सजीव अपने चारों ओर जिन चीज़ों से घिरा हुआ है, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो, जिन चीज़ों से घिरा हुआ है उन सबको कहा जाता है कि ये इसके पर्यावरण है। जैसे यहाँ पर कोई सजीव है और इसके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। कैसी चीज़ें हैं? कुछ सजीव भी हैं और कुछ निर्जीव भी हैं। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, तो हमने माना कि ये सजीव है, ये अपने आसपास इन सभी चीज़ों से घिरा हुआ है। तो इस सजीव के लिए ये सब के सब किस कैटेगरी में आ गए? पर्यावरण की कैटेगरी में आ गए। दूसरी बात, ये न मानकर ये मान लिया जाए कि ये सजीव है। ये सजीव अपने आसपास देखेगा तो ये भी अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों से घिरा हुआ है। कैसी चीज़ें हैं? सजीव भी हैं और निर्जीव भी हैं। तो ये सजीव घटकों से भी घिरा हुआ है और निर्जीव घटकों से भी घिरा हुआ है। तो इसके आसपास का पर्यावरण ये हो गया। तो एक सजीव को जो भी चीज़ें अपने आसपास, चाहे वो निर्जीव हो और चाहे सजीव हो, जो भी चीज़ें एक सजीव को घेरे हुए रहती हैं, वो सबका सब उनका क्या कहलाता है? पर्यावरण। वो सबका सब उसका पर्यावरण कहलाता है। ध्यान से समझना मेरी बात को। हम कहने की क्या कोशिश करते हैं, क्योंकि हम डिफाइन करने जाते हैं गति अवस्था और विराम अवस्था को। अभी हमने बताया था कि विराम में कोई है ही नहीं, सबके सब। हम पृथ्वी की सतह पर है, पृथ्वी घूम रही, उसके साथ साथ हम भी घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको इस पृथ्वी की सतह पर ऐसा अनुभव होता है कि कोई चल रहा है और कोई रुका हुआ है। हम जब भी अपने आसपास के मकानों को देखते हैं तो ये देखते हैं कि ये अपनी जगह पर स्थिर हैं। इनकी जो पोजीशन है वो नहीं चेंज होती है। ये आज भी वही हैं, कल भी वही हैं। और हम कुछ चीज़ों को देखते हैं जो लगातार बदल रही हैं। तो हम यहीं से डिफाइन कर देते हैं कि जो चीज़ें अपनी पोजीशन नहीं बदलती हैं वो विराम अवस्था में है और जो पोजीशन बदलती हैं वो गति अवस्था में है। लेकिन इसके सिद्धांत को समझने के लिए, इसकी जो थ्योरी है, इसको समझने के लिए थोड़ा और इसके अंदर जाइए, थोड़ा और इसके अंदर जाकर तब समझिए। क्यों? हम पृथ्वी के साथ साथ घूम रहे हैं, फिर हमको ऐसा अनुभव क्यों होता है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं? हम कल भी यहीं थे, आज भी यहीं हैं। इस बात को ज़रा ध्यान से समझना। तो पर्यावरण को अभी आपने देखा कि एक सजीव को जो भी चीज़ें, आसपास की जो भी चीज़ें चारों तरफ से घेरे रहती हैं, उन सबको कहा जाता है पर्यावरण। उन सबको पर्यावरण कहा जाता है। अब पर्यावरण पर सीमा, लिमिट, पर्यावरण पर लिमिट लगाने का काम हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो, पर्यावरण पर लिमिट लगाने का काम हम कुछ इस प्रकार करते हैं। अभी आपने पर्यावरण की परिभाषा दूसरे शब्दों में देखी। अब पर्यावरण की परिभाषा आपको कुछ ही दूसरे शब्दों में हम बताते हैं। मान लीजिएगा हमने एक शब्द में, बहुत संक्षेप परिभाषा में आप लोगों को ये कह दिया कि जो भी एक सजीव अपनी आँखों से चारों ओर देखता है वो उसका पर्यावरण है। अब बताइए, पर्यावरण पर लिमिट लग गई? क्योंकि एक बार में कोई भी सजीव पूरी दुनिया को देख सकता है? नहीं देख सकता है। मान लो कोई व्यक्ति छत पर खड़ा है तो छत पर उसे क्या दिखता है? आसपास के सभी शहर, गांव इत्यादि चीज़ें दिखती हैं। ज़्यादा दूर तक का दिखता है? तो आंसर है नहीं। तो उसे अपनी आंखों तक देखने, आंखों के भी देखने की एक निश्चित सीमा है। वहाँ तक का स्पष्ट दिखाई जहाँ तक का देगा उसे का पर्यावरण में सम्मिलित कर लिया गया। छत पर खड़ा हुआ व्यक्ति देखता है कि हम अपने आसपास के यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी तक की वस्तुएं अपने आसपास आसानी से देखते हैं, तो उसका पर्यावरण हो गया उसके पास से 2 किलोमीटर दूर। साथ ही साथ ये बात कह दी गई, उसी व्यक्ति को नीचे कमरे के अंदर ले जाया गया।
कमरे के अंदर एक ऐसा कमरा है जो पूर्णतः बंद है। कमरे के अंदर वो व्यक्ति खड़ा हुआ, कमरे की खिड़कियां, दरवाजे इत्यादि सब चीज़ें बंद कर लेंगे। वो कमरे के अंदर खड़ा हुआ, उसने कहा कि पर्यावरण की क्या है, तो जो भी हम अपनी आंखों से देखते सबका सब पर्यावरण है। तो कमरे के अंदर जो व्यक्ति खड़ा हुआ, वो कमरे के अंदर जाकर उसने देखा तो उसको क्या दिखाई देता है? केवल कमरे में रखी हुई चीज़ें। तो उसके पर्यावरण क्या है? केवल और केवल वो कमरा। जो छत पर खड़ा हुआ था उसका पर्यावरण क्या है? उसका पर्यावरण है 2 किलोमीटर दूर की वस्तुएं। तो इसी प्रकार आप लोगों ने देखा कि हमारा जो पर्यावरण है उसको सीमित करने का एक ढंग हमको मालूम हो गया इस परिभाषा के तहत कि जो भी चीज़ें हमें अपनी आंखों से दिखाई देती हैं वो सबकी सब पर्यावरण कहलाती हैं। तो देखिए, अब विचार कीजिएगा, मान लीजिएगा एक कोई झूला है और इस प्रकार का झूला है कि बाहर से चारों तरफ ये इस झूले में जो लोग झूला झूल रहे हैं वो उनको इस प्रकार सीटों पर बैठा दिया जाता है कि वो सीटों पर बैठेंगे और उनके आसपास एक पर्दा लगा दिया गया। कैसा पर्दा लगा दिया गया? इस प्रकार पर्दा लगा दिया गया कि उनको बाहर का कुछ दिखाई न दे, उनको बाहर का कुछ दिखाई न देगा, उनको पर्दे में बंद कर दिया गया। झूला चल रहा है, झूला घूम रहा है, झूले के साथ साथ वो लोग भी घूम रहे हैं, लेकिन वो देखते हैं कि एक सीट यहाँ है, दूसरी सीट यहाँ है, ये झूला घूम रहा है, उनको बाहर का कुछ दिखाई नहीं देगा। तो उनका पर्यावरण सीमित हो गया कहाँ? कि पर्दे के अंदर ही। एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है और एक सीट यहाँ लगी हुई है, वो हमेशा देखता है कि ये सीट मुझसे 2 मीटर की दूरी पर है, अभी भी 2 मीटर की दूरी पर है। झूले ने 10 चक्कर लगा दिए, तब भी देखा कि ये व्यक्ति मुझसे, जो व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, कि ये व्यक्ति हमसे 2 मीटर की दूरी पर है। अर्थात ये व्यक्ति हमारे पर्यावरण जो है उस पर्यावरण में अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर रहा है। ये व्यक्ति अपने पर्यावरण में लोकेशन चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति जो झूले से बाहर खड़ा हुआ है, ये झूला घूम रहा है, और जो व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है वो क्या देख रहा है? वह ये देख रहा है कि ये सब के सब व्यक्ति हमसे लोकेशन चेंज करते हैं। कैसे? यहाँ से देखा कि ये हमसे 10 मीटर की दूरी पर है, घूमकर यहाँ आ गया तो ये दूरी रह गई 5 मीटर, यहाँ पहुँच गया तो यही दूरी हो गई 7 मीटर, यहाँ पहुँच गया तो ये दूरी हो गई 10 मीटर। तो जो झूला घूमता है, बंद झूला है, जिसके बाहर का कभी किसी को दिखाई नहीं देता, उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो आकलन नहीं कर पाते हैं कि हम घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे हैं। तो आकलन कौन करता है? तो आकलन वो व्यक्ति करता है जो झूले से बाहर खड़ा हुआ है। यही कंडीशन, यही शर्त लागू होती है हमारी पृथ्वी पर। हमारी पृथ्वी घूम रही है और हम सब पृथ्वी के ऊपर हैं। पृथ्वी से बाहर का हमको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो जो व्यक्ति झूले के अंदर थे वो क्या समझेंगे कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम पहले भी इससे 2 मीटर की दूरी पर हैं, बाद में भी 2 मीटर की दूरी पर है। झूले से बाहर वाला व्यक्ति जो देखता है वो कहता है कि ये सब के सब घूम रहे हैं। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी की सतह पर जो भी व्यक्ति हैं वो क्या कहते हैं? जो पृथ्वी की सतह पर व्यक्ति हैं वो ये कहते हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम सब के सब विराम अवस्था में हैं। लेकिन गति अवस्था में कौन देखेगा? जो पृथ्वी ग्रह से दूर किसी दूसरे ग्रह पर है, दूसरे ग्रह से देखा जाएगा तो ये पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देगी। वो दूसरे ग्रह वाला व्यक्ति ये कहेगा कि पृथ्वी पूरी की पूरी घूम रही है, तो इसके साथ बैठे हुए इस पृथ्वी की सतह पर उपस्थित होने वाले सजीव निर्जीव सब के सब घूम रहे हैं, सब के सब मोशन में हैं। तो इसलिए हमको इस चीज़ का आभास नहीं हो पाता है कि हम विराम अवस्था में हैं या गति अवस्था में हैं, अपनी लोकेशन बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे। वो आभास कब होगा? जो व्यक्ति दूसरे ग्रह से होगा वो देखेगा कि ये सब के सब घूम रहे हैं पृथ्वी के साथ साथ। बात कुछ समझ में आई? तो कहने का मतलब ये हुआ कि फिर भी हम विराम अवस्था और गति अवस्था का अध्ययन करते हैं, विराम अवस्था और गति अवस्था में विभेद करते हैं, जबकि हम सबको पता है कि हम सब किस अवस्था में हैं।
तो हम सब गति अवस्था में हैं, ये तो हम सबको पता है। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गति अवस्था में न हो, लेकिन फिर भी हम सब लोग किस अवस्था में हैं, फिर भी हम विभेद करते हैं कि कौन गति अवस्था में है और कौन विराम अवस्था में है। तो वो किसके सापेक्ष करते हैं? तो आंसर है पर्यावरण के सापेक्ष। जैसे हम एक कमरे में बंद हैं तो हमारा जो पर्यावरण वही कमरा है, क्योंकि उस कमरे से बाहर हमको दिखता नहीं है। और पर्यावरण की परिभाषा को हम कुछ इस प्रकार परिभाषित कर चुके हैं कि जो कुछ भी हमें अपनी आंखों से दिखता है। अब बंद कमरा है तो आंखों से क्या दिखेगा? केवल और केवल उसी कमरे का दिखेगा। जब उसी कमरे हमको दिखेगा अपनी आंखों से, तो हमारा पर्यावरण क्या हो गया? वही कमरा। हम किसी बाथरूम में जाकर बंद हो गए तो हमको क्या दिखेगा? कि हमारा पर्यावरण वही बाथरूम है। तो इस प्रकार विराम अवस्था और गति अवस्था का अध्ययन हम अपने पर्यावरण के सापेक्ष करते हैं। मान लीजिएगा कि हमारा जो पर्यावरण है वो यहाँ है, इससे बाहर का हमको दिखता नहीं है, तो यही हमारा पर्यावरण है। और इस पर्यावरण में ये कुछ चीज़ें हैं। किस प्रकार की चीज़ें हैं? तो आंसर है इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है, ये मान लीजिएगा O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। इससे ये 2 मीटर की दूरी पर है, इससे ये 2 मीटर की दूरी पर है, इससे C वाला भी 2 मीटर की दूरी पर है और इससे ये B वाला भी 2 मीटर का है। तो इस पॉइंट से ये सभी बिंदु कैसे हैं? 2 मीटर की दूरी पर है। हम देखते रहे इसको, इनके बीच की जो दूरी थी, डिस्टेंस, ये हूबहू वैसे ही रखे थे जैसे थे। ये अपनी लोकेशन चेंज नहीं करते थे ABCD इसके सापेक्ष। तो हमने कह दिया अभी ये पॉइंट जो है सबके सब किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है। अब जैसे इस पॉइंट ने चलना शुरू किया, ये यहाँ आ गया 3 मीटर की दूरी पर, तो अब हम क्या कहेंगे? हम यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं कि पहले ये हमसे 2 मीटर की दूरी पर था, अब ये 3 मीटर की दूरी पर आया, तो ज़रूर इसने अपनी पोजीशन चेंज की है। तो पोजीशन चेंज की है। और एक चीज़ ऐसी है जो हमेशा ही चलती रहती है, वो रुकती नहीं है, समय। टाइम तो हम हमेशा चलता रहता है। तो इसने समय के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज की है, बाकी ने अब समय के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है। तो बाकी ये तीनों के तीनों विराम अवस्था में कहे जाएंगे। क्यों विराम अवस्था में कहा गया? क्योंकि अपने पर्यावरण जो था, पर्यावरण के सापेक्ष इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की थी, लेकिन इसने अपनी पोजीशन चेंज की थी पर्यावरण के सापेक्ष। तो ये पूरे पर्यावरण के सापेक्ष किस अवस्था में आ गया? विराम अवस्था में आ गया, सॉरी गति अवस्था में ये आ गया। ये ए वाला जो पॉइंट था ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसका पर्यावरण पूरा ये है। तो हम कह सकते हैं अपने पर्यावरण के सापेक्ष इसने अपनी लोकेशन यहाँ से यहाँ की है, तो ये गति अवस्था में है। और बाकी सबके सब किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है। तो यहीं से हम कह सकते हैं गति और विराम अवस्था में विभेद हम लोग करने लगे। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो सब के सब गति अवस्था में है। फर्क किसका है? पर्यावरण के सापेक्ष नहीं देखते हैं। पर्यावरण के सापेक्ष जब देखना शुरू करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि हमसे वो अपनी लोकेशन चेंज नहीं करती हैं, हमसे उसी पोजीशन में है जो पहले थी। और कुछ चीज़ों को हम देखते हैं कि वो हमसे अपनी पोजीशन चेंज कर रही हैं। तो इसी के आधार पर गति वाले अध्ययन में हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें बताने जा रहे हैं कि वस्तुएं जो होती हैं वो 2 अवस्थाओं में आपको देखने को मिलती हैं। पहली अवस्था मिलती है विराम अवस्था। विराम अवस्था हम कब कहेंगे और गति अवस्था हम कब कहेंगे? इन दोनों चीज़ों को ध्यान से समझना। तो विराम अवस्था कब मानी जाती है? तो ध्यान से समझें, जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष, समय के साथ पर्यावरण के सापेक्ष, पर्यावरण के सापेक्ष अपनी स्थिति बोलें तो पोजीशन या लोकेशन, अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है, कोई परिवर्तन
नहीं करती है तो उसकी अवस्था को विराम अवस्था कहा जाता है। विराम अवस्था कहा जाता है। तो उसकी अवस्था को विराम अवस्था कहा जाता है। समय के साथ साथ अपने पर्यावरण के सापेक्ष कोई वस्तु अपनी स्थिति अर्थात अपनी पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं करती है तो उसकी अवस्था को विराम अवस्था कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, ये इस वस्तु का पर्यावरण है, ये पूरा का पूरा, और ये वस्तु यहाँ है। ये जो ए वस्तु है यहाँ है। इसकी लोकेशन फिक्स कीजिए कि इस वाली दीवार से ये है 5 मीटर, इस वाली दीवार से मान लीजिएगा है 2 मीटर, इस वाली से मान लीजिएगा 6 मीटर और इस वाली से मान लीजिएगा 5 मीटर। तो इसकी लोकेशन फिक्स हो गई कि ये नाम दे दें ABCD, कि AB वाली दीवार से ये कितनी दूरी पर है 6, CD वाली से कितनी दूरी पर है 5, BC वाली से कितनी दूरी पर है 2 और AD वाली से कितनी दूरी पर है 5। तो इस वस्तु की पोजीशन, इस वस्तु को O मान लीजिएगा, इसकी पोजीशन, इसकी लोकेशन फिक्स हो गई। हमने क्या काम किया, एक दिन बाद देखा कि ये दूरियां मापी, ये उसी पोजीशन पर थी, तो हमने कहा इसका पर्यावरण ये है, इस पर्यावरण के सापेक्ष इसने अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया है, तो इस वस्तु O को क्या मान लिया गया कि ये विराम अवस्था में है। किस अवस्था में है? विराम अवस्था में। अब बात करते हैं गति अवस्था की। गति अवस्था किसको कहा जाता है? तो देखिए साथियों, गति अवस्था किसको कहेंगे उस चीज को भी समझ लो। तो देखो, दूसरी जो स्टेट आपको देखने को मिलती है गति अवस्था। गति अवस्था किसको कहा जाता है? तो देखो, इसी से मिलती जुलती इसकी परिभाषा हो जाती है। जब कोई वस्तु या कोई पिंड समय के साथ पर्यावरण के सापेक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बात कर रहे हैं पर्यावरण के सापेक्ष, अपने परिवेश के सापेक्ष, पर्यावरण के सापेक्ष अपनी स्थिति बोले तो पोजीशन या लोकेशन में परिवर्तन लाती है तो इसकी यह अवस्था गति अवस्था कहलाती है। गति अवस्था कहलाती है। इसकी यह अवस्था गति अवस्था कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा, पहले हमने इस पॉइंट O की लोकेशन फिक्स की थी। AB वाली जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री से 6 मीटर, CD वाली जो बाउंड्री है इससे 5 मीटर, BC वाली जो बाउंड्री है उससे 2 मीटर दूर और AD वाली जो बाउंड्री है इससे 5 मीटर दूर। तो इसकी लोकेशन फिक्स। अब दूसरे दिन अगर हम आते, हम देखते कि ये जो O वस्तु है, ये O वस्तु यहाँ से यहाँ आ गई। किस जगह पर आ गई? तो आंसर है AB वाली से पहले 6 थी, अब 7 हो गई। CD वाली से जो पहले 5 थी, वो 5 की जगह अब कितनी हो गई? CD वाली से जो है 4 रह गई। यहाँ से देखा हमने कि यहाँ से पहले 2 थी, यहाँ से 3 हो गई, और यहाँ से पहले हमने देखा कि 5 थी, तो क्या काम हुआ कि यहाँ से 4 रह गई। तो देखो, पहले हमने इस बाउंड्री वॉल से इस पर्यावरण के सापेक्ष इसकी दूरी मापी थी, तो ये किस प्रकार थी? इसने अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया था, तो इसको हमने विराम अवस्था में कह दिया था। दूसरे दिन आकर हमने देखा तो यहाँ की जगह ये यहाँ मिली, हमने दूरियाँ फिक्स की, AB से 7 हो गई, पहले 6 थी। हमने यहीं से देखा कि पहले यहाँ से ये 6 दी, अब 7 हो गई, तो बस यहीं से पता चल गया कि ये गति अवस्था में है। तो एक जगह लोकेशन चेंज होती है तो इसकी हर जगह से जो दूरियां हैं उन सब में परिवर्तन आता है।
तो इस प्रकार पहले ये विराम अवस्था में थी, अब ये गति अवस्था में आ गई। किस अवस्था में आ गई? गति अवस्था में। तो इस प्रकार कहा जाता है कि चीज़ें कौन विराम अवस्था में है, कौन गति अवस्था में है। तो जब कोई वस्तु समय के साथ पर्यावरण के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर रहे पर्यावरण के सापेक्ष, तो उसको कहा जाता है विराम अवस्था। दूसरी बात, जब कोई वस्तु समय के साथ पर्यावरण के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन लाती है तो इसकी पोजीशन इसकी यह अवस्था गति अवस्था कहलाती है। तो इसकी ये जो अवस्था है वो गति अवस्था कहलाने लगेगी। क्या कहलाने लगेगी? गति अवस्था। तो ध्यान से समझते हुए चलिए, उम्मीद करते हैं गति अवस्था और विराम अवस्था में भेद करना आपको आ गया होगा। चलिए साथियों, अब हम बात कर लेते हैं सापेक्ष गति का सिद्धांत कैसे समझोगे। सापेक्ष गति का सिद्धांत, सापेक्ष गति को समझिए। सापेक्ष गति के कैसे समझ सकते हैं? तो सापेक्ष गति को समझने के लिए आपको समझना होगा कि कोई भी एक चीज है वो एक वस्तु के लिए विराम अवस्था में भी हो सकती है और दूसरी वस्तु के लिए गति अवस्था में भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएं, एक सुपरफास्ट ट्रेन जा रही है, रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी जा रही है बहुत ज़्यादा स्पीड से। रेलगाड़ी से बाहर देखा गया, उसके आस पास जो रेलगाड़ी की पटरी थी उसके पास खड़े हुए पेड़ पौधे सब के सब, आपको वो रेलगाड़ी आगे बढ़ती थी तो उसके साथ साथ वो सब के सब किधर पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे थे, पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो देखो, पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे थे अर्थात रेलगाड़ी में बैठे हुए यात्रियों से उन पेड़ पौधों की लोकेशन हर एक क्षण बदल रही थी। तो रेलगाड़ी में बैठे हुए यात्री जो पेड़ पौधों को देखता है, उसका पर्यावरण में सम्मिलित हैं वो पेड़ पौधे। जब वो आगे की ओर बढ़ता है तो उसकी लोकेशन उससे चेंज होती है। जैसे पेड़ सामने था, सामने देखा कि वो 10 मीटर दूर है, रेलगाड़ी वहाँ पहुँच गई तो वहाँ से 15 मीटर दूर हो गया। उसने कहा कि अभी ये पेड़ हमसे 10 मीटर दूर था, अब हमसे 15 मीटर दूर हो गया, अब 20 मीटर दूर हो गया। लगातार ये लोकेशन इसकी बदलती जाती है, इसलिए ये गति अवस्था में है। एक दूसरा व्यक्ति जो रेलगाड़ी में नहीं बैठा है, जो व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है, वो बाहर खड़े होकर क्या देखता है? वो ये देखता है कि पेड़ जो है वो हमसे 10 मीटर दूर है और अभी भी 10 मीटर दूर है। तो वो जो पेड़ है रेलगाड़ी में बैठे हुए यात्री के लिए किस अवस्था में हो गया? गति अवस्था में। और जो व्यक्ति बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है उसके लिए वो किस अवस्था में है? विराम अवस्था में ही है। तो कोई एक वस्तु किसी दूसरे के लिए गति अवस्था में हो सकती है और किसी दूसरे के लिए वही चीज़ विराम अवस्था में भी हो सकती है। तो इस सिद्धांत को कहा गया है सापेक्ष गति का सिद्धांत। क्या कहा गया है? सापेक्ष गति का सिद्धांत। तो उम्मीद करते हैं टॉपिक में प्रवेश करते हुए, टॉपिक से जुड़ी हुई जो हम कह सकते हैं बेसिक बातें हैं, उन बेसिक बातों को हमने आपको साथ अच्छी तरीके से शेयर किया। अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर किया करें और देखना ना भूलें बायोलॉजी विद आरती यादव, क्योंकि आपके लिए जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर से बेहतर कराने की कोशिश करेंगे, बेहतर से बेहतर तैयारी आपको करवाएंगे इसी चैनल पर। मैं सच बता रहे हैं, फिजिक्स का एक क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, बस हमारी वीडियो देखते रहना आप। चलिए साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोगों का समर्थन मिल भी रहा है और साथ ही साथ और हमको आशा भी है ये कि बहुत ज़्यादा समर्थन मिलेगा भी। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज की वीडियो को, आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे के जो टॉपिक हैं, आपको पढ़ना क्या है वो टॉपिक हम कल लेकर आएंगे। धन्यवाद।